हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय शक्ति 2.0 और यू कैन से एनडी एस्पायरेंट्स, है ना? तो मेरे जवानों, कैसे हो यार? फटाफट एक बार जय हिंद बोलकर अपने जोश को जाहिर तो करो। ऐसे कैसे चलेगा? जय हिंद बेटा, जय हिंद। यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा, एक बात और बताइए कि हम लोगों ने शक्ति में अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है? बताओ, कुछ अंदाजा है कि नहीं है? अरे ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, कुछ कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। अब देखो, ये हमारा शक्ति 2.0 का केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद कुछ चीजें रह जाएंगी, छोटे से छोटा टॉपिक, जैसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं मेटलर्जी से, सॉल्ट पर बेसिस, सॉल्ट के बिहाफ पे, कुछ एक दो फर्टिलाइजर के बेसिस। तो अब इसमें ना स्पेशल थ्योरी नहीं है। हाँ, इस पर बेस क्वेश्चन बनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी कोई थ्योरी या कोई कंसेप्ट नहीं है, वो लर्निंग वाला पोर्शन है। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी बुक है, उसको उठा के उसके कुछ टेबल्स को देख डालिए, रट डालिए, क्योंकि वो आ सकता है। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम आप लोगों के लिए कहें कि यार इन टॉपिक्स को कहां पे किधर कैसे कवर करा सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अभी कुछ और भी आने वाला है आपके लिए। ठीक है। तो उसमें हम आपको जरूर बताएंगे कि इन टॉपिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू कैसे कवर किया जाए। ठीक है बच्चों, पक्का? शुरू करें तो। वेलकम टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टॉपिक। अच्छा, इसमें कुछ पोर्शन हमारा एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का भी रहेगा बेटा। ठीक है। कुछ पोर्शन किसका रहेगा? एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्योंकि हमने ये देखा यार, पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर एनडीए के कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने इस टॉपिक्स और इस टॉपिक से आ रहे हैं। अभी जैसे पिछला टॉपिक था, वो तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन कुछ ना जनरल एबिलिटी पे देख रहे हैं, मतलब जनरल केमिस्ट्री की नॉलेज पर देख रहे हैं। तो इस पर ये दो टॉपिक्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो यहां पे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और कुछ पीवाईक्यूज, ये हमारा आज का टॉपिक टू बी कवर्ड में रहेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या क्या होता है, केमिकल चेंज क्या क्या होता है। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट इफेक्टेड। कंपोजिशन नॉट इफेक्टेड का क्या मतलब है सर आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब ये है कि यार जब कोई नया सब्सटेंस ना बने तो समझ जाओ कि वो फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे पानी, पानी H2O लिक्विड है, उसको तुमने फ्रीज कर दिया, H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। H2O राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है, H2O लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है। यहां पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। फ्रीजिंग करना पानी का, बॉइलिंग करना पानी का, इवेपोरेशन पानी का, यहां पर ये सारी चीजें फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएंगी, जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन का कोई भी चेंज नहीं आ रहा, जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन कहीं पे भी अफेक्टेड नहीं हो रहा। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। ब्लू विट्रियल किस किस को मालूम है क्या होता है? CuSO4.5H2O, वेरी गुड। इसको अगर आप हीट करते हैं तो सबसे पहले इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि CuSO4.5H2O कन्वर्ट्स इनटू CuSO4 प्लस 5H2O। वो नीले से सफेद हो रहा है। अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? बताओ। केमिकल है। फिजिकल चेंज है ये, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में ये तब कन्वर्ट होगा क्योंकि कुछ नया कंपोनेंट नहीं बन रहा ना, इधर भी CuSO4 है, उधर भी CuSO4 है। हाँ, केमिकल कॉम्पोजिशन में अगर चेंज आ जाए, उसके फॉर्मूले में चेंज आ जाए, तो बात बन सकती है। यानी कि अब अगर हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हीट करें तो ये काला पड़ जाएगा, समझे हो? कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ब्लैक कलर का होगा। अब ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है।
CuO अलग हो रहा है, SO3 अलग हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं यार ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं। अ फिजिकल चेंज, एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है। अ फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन in which the composition of a substance is not affected। यानी कि आसान भाषा में, सीधी सीधी बात पे, कि यार कोई नया सब्सटेंस सर्जी जब ना बने तो हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance, जिसका मैंने उदाहरण आपको दे दिया। बेटा H2O है, सॉलिड है, इसको तुमने हीट किया, मेल्ट हुआ, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और मेल्ट किया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जितना भी प्रोसेस है यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, तो ये कतई भी केमिकल चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पे कह रहा है मैग्नेटाइजेशन, जैसे आप आयरन को मैग्नेटाइज कियो कभी? नहीं। अच्छा, चलो फिर मान लेते हैं कि when an ordinary piece of iron is magnetized in the presence of a strong magnetic field। अरे यार सिक्का है, सिक्के को अगर तुम मैग्नेट के पास रखो तो वो चिपक जाता है उसके अंदर, और उस सिक्के के पीछे सिक्का चिपकाओ तो चूंकि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सिक्के से क्रॉस होती हुई जा रही है तो दूसरे सिक्के को भी चिपकाती है। फिर तीसरा सिक्का चिपकाओ, बचपन में खेलते होगे है ना, अनटिल अनलेस मैग्नेटिक फील्ड कमजोर ना होती जाए सिक्के चिपकते रहते हैं, कॉइन्स चिपकते रहते हैं। उसी तरीके से अगर किसी पीस ऑफ आयरन, इफ यू टेक अ पीस ऑफ आयरन और उसको स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लेकिन ये क्या कोई केमिकल चेंज है? यहां पे कोई केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ रहा है, कोई केमिकल फॉर्मूला बदल रहा है, कोई टेस्ट बदल रहा है, कहीं टर्बिडिटी दिख रही है, कहीं पे प्रेसिपिटेट दिख रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये काहे का केमिकल चेंज? इट इज अ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज की खास बात ये है कि वो रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। तो जो आपने ये आयरन का पीस जो मैग्नेटाइज किया है, अगर आप इसको हीट कर दें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी वापस से लूज कर देगा, फिर से वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल समझते हैं ना? हाँ, वेरी गुड। तो देखिएगा, व्हेन एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, here the color, density, mass, composition remains the same. Hence magnetization is a physical change. The physical changes are reversible and it can be reversed by heating the piece of the iron. तो आपके पास जितने भी ये वाले प्रोसेस होंगे जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, these all are the examples of physical changes। ठीक है भाई? अरे ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी देखना एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें तुम्हें पता चलेगा। मतलब एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिख दिया भाई उसने कि डैश 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 इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ नन। बच्चे उसमें घुस गए यार, क्योंकि नहीं लग पाता दिमाग, नहीं लग पाता, नहीं जा पाते हम लोग इतने जनरल एबिलिटी पे नहीं जा पाते, क्या करें? तो कुछ चीजों को अगर डिफरेंशिएट करना सीख जाए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज तो क्या बुराई है? तो ये प्रयत्न उसी बात के लिए किया जा रहा है। जैसे ये देखिए, अ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर्स व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली बिकॉज ऑन हीटिंग इट लूजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम किसी भी सॉल्ट को कहते हैं कि वो हाइड्रेटेड है या सॉल्वेटेड है या उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जब उसके पास .XH2O होता है। क्या होता है? .XH2O। जैसे ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O।
इसने यदि एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर 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 तुमने इसको हीट करा और इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट कर दिया, पानी चला गया, तो वो कलरलेस हो जाता है। जैसे यहां पर CuSO4.5H2O लॉस्ट CuSO4 प्लस 5H2O, अब ये सफेद है, पहले नीला था। समझे? बाद में क्या कह रहा है, इट रीगेन्स इट ब्लू कलर व्हेन मॉइस्चर्ड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप इसको फिर से पानी में डालेंगे, घोलेंगे, फिर से नीला कलर आ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल चेंज। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है, और हम अपनी पीपीटी में भी दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अभी आएगा देखना। केमिकल चेंज क्या है? जब आपको कोई एक रिएक्टेंट, मतलब जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हो, कोई केमिकल चेंज दिखाई दे रहा हो, प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आ रहा हो, और वो इरिवर्सिबल हो, खासकर खासकर ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होती हैं, लेकिन खासकर मतलब जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज जो इरिवर्सिबल हो, जिसके केमिकल कॉम्पोजिशन में फर्क आ रहा हो, वो केमिकल चेंज कहलाएगा। These changes occurs in the formation of the new substance। पहली बात तो ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। इन अ केमिकल चेंज, composition and the molecular structure of the substance undergoes changes when are considered। When a piece of iron is left in the moisture for a long time, इसमें रस्टिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देता है। Fe2O3.XH2O, ये रस्टिंग यानी कि करोजन का फॉर्मूला होता है, और ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये और ये ऐसा भी नहीं है कि तुमने आज जो है अपना पेच उठाया और उसको पानी में रख दिया, सर इसमें रस्टिंग नहीं हो रही, सर केमिकल चेंज नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है यार, जंग लगना, लोहे में जंग लगने में टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि इसका रेट हम तुरंत निकाल सकते हैं। इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, एंड रेट ऑफ जनरली दी स्लो रिएक्शंस कांट बी इवन डिटरमाइंड, इतनी आसानी से डिटरमाइंड भी नहीं होते हैं। तो जब भी हम लोग रस्टिंग प्रोसेस की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है कि हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वो पेच बना है, वो जो आयरन नेल बना है, वो Fe है, और Fe की रिएक्शन O2 प्लस मॉइस्चर के साथ हो रही है, जहां पे वाटर वेपर है, H2O है। तो वो Fe जो आपने पहले लिया था प्योर फॉर्म में, अब वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3.XH2O। .XH2O का मतलब क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड, जिसकी वजह से जंग लग जाता है। तो हेयर रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, लिखा हुआ है हेयर रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स बैक बाय एनी फिजिकल मेथड और इजिली। बड़ी आसानी से जंग को नहीं हटाया जा सकता है। जंग ना होने से प्रिवेंशन की जा सकती है, कि तुमने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, अगर आप में से किसी ने सुना हो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भाई? आयरन नेल को जिंक से कोट कर दिया, उससे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल से कोटिंग कर दी, तो क्या होगा? जिंक तो खपत हो जाएगा, लेकिन आयरन बच जाएगा। तुमने पेंट कर दिया, तुमने ग्रीस कर दी, तुमने ल्यूब्रिकेंट्स लगा दिए, इससे आप थोड़ा सा करोजन को बचा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर करोजन हो गया और तुम सोचो उसको हम आसानी से वापस से रीफर्निश कर, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए इट इज जनरली कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज अनदर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग खाना मुंह से खाएंगे, पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद HCl एसिड सिक्रीट होगी और वो अपना काम करेगी। उसके बाद पूरा बॉडी से फ्लो होते होते सीधा वॉशरूम में। समझे? तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। ये एक और महत्वपूर्ण बात, ये आपके एनडीए में पूछी गई थी। समझे? Burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by the production of heat. Explosion of firework is also a chemical change. Explosion of fire, explosion of fire. पटाखे,
अरे उसमें क्या क्या नहीं होता है, उसमें हीट इन्वॉल्व होती है, लाइट इन्वॉल्व होती है, साउंड इन्वॉल्व होता है, इतनी सारी तो एनर्जीज हैं। अब जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था कि CuSO4.5H2O जो कि ब्लू कलर का होता है, पहले आप हीट करोगे वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप फिर स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो अब होने क्या वाला है कि CuSO4 फर्दर डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है यहां पे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज अ केमिकल प्रोसेस। किसी का भी डिकम्पोजिशन करो, जैसे CaCO3 है, ये सॉलिड है, ये अगर डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में टूट जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज कम्स अंडर केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे व्हाइट से वो ब्लैक कलर में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि CuSO4 का डिकम्पोजिशन हो गया, वो CuO और SO3 में टूट चुका है। यहाँ पे आपके केमिकल फॉर्मूले में डिफरेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि CuSO4 यहाँ पे है तो वहां पे भी CuSO4 है। यहां तक बात सेम थी, यहां पर भी CuSO4 था, यहां पे भी CuSO4 है, यहां पे भी .5H2O है, यहां पे भी +5H2O आएगा। केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जाते हुए, लेकिन यहां पे जब व्हाइट से आपने ब्लैक में कन्वर्जन किया तो यहां पे केमिकल चेंज है, इससे पहले फिजिकल चेंज था। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई। सम फैक्ट्स अबाउट द केमिकल चेंजेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो याद रखना ना, केमिकल चेंज इज परमानेंट, इट इज इरिवर्सिबल। दो यहां पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं ना। कई बच्चे होंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सर फिर केमिकल रिएक्शंस तो बहुत सारी रिवर्सिबल होती हैं, इरिवर्सिबल होती है। वो केमिकल रिएक्शंस की बात अलग होती है, केमिकल चेंज एक प्रोसेस है। फिजिकल फिनोमिना, केमिकल फिनोमिना, ये एक प्रोसेस हो गए, ठीक है भाई। तो केमिकल रिएक्शन से इसका ताल्लुकात मत करना। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। यू कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जब डिकम्पोजिशन होता है उसमें से अगर मान लो कोई चीज गैस की है तो वो रिलीज हो जाएगी। अगर ओपन वेसल में अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, जैसे CaCO3 का ही एग्जाम्पल लिखा था, अगर आप ओपन कंटेनर में कर रहे हो तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, हवा में उड़ जाएगी और आप प्रोसेस को वापस रिवर्स नहीं कर सकते। अरे यार ये वाला देखो ना, ओपन कंटेनर में इस तुमने CaCO3 को हीट किया तो ये खत्म, उड़ गया। During chemical change, the composition of the substance changes due to the change in the constituent particles of the substance. जैसे कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू द केमिकल चेंज, आंसर देंगे आप लोग। जैसे कह रहा है पहले मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कॉपर वायर, फिजिक्स का फिनोमेना केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना कॉपर वायर के अंदर, या क्या ये किसी तरीके का केमिकल कंपोजिशन में चेंज ला रहा है? नहीं ला रहा है, ये केमिकल चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कॉपर वायर, नहीं, कंडक्शन दिखला रहा है। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू NaCl एक्वा सोल्यूशन, हाँ यार अब यहां पर क्या हो गया ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो गया कि आप करंट को पास कर रहे हैं NaCl के एक्वा सोल्यूशन में, और अब क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होगा, पानी डिसोसिएट होगा, Na+H+ आयंस मिलेंगे, Cl-OH- आयंस मिलेंगे, फिर एनोड और कैथोड में जाकर एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, और ये सब बातें हम लोग रिडॉक्स में पढ़कर आ रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अरेंजमेंट कर दिया गया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर दिया गया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं यार कि इट इज रिलेटेड टू दी केमिकल चेंज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, थर्ड ओनली। हाँ जी पक्का, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज। देखो भाई अभी इलेक्ट्रोलिसिस बताया था मैंने कि केमिकल चेंज होता है। करोजन पढ़कर आ रहे हो, करोजन Fe+O2 in the presence of water vapor gives you Fe2O3.XH2O। डिकम्पोजिशन अभी बताया था, CaCO3 को अगर हीट कर रहे हैं तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, केमिकल फॉर्मूले में चेंज आ रहा है, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन सब्लिमेशन, ये गलत बात कर दी, ये केमिकल चेंज कहां है, ये केमिकल चेंज थोड़ी ना है भाई। सब्लिमेशन 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 का मतलब क्या होता है ये तो बताओ पहले, है भूल गए।
सेट यार, ऐसे कैसे भूल सकते हो? हाँ, वेरी गुड। द प्रोसेस in which a particular substance is heated and it changes its physical state from solid to gas without undergoing a change in the liquid state. अगर किसी चीज को आप हीट करते हैं, किसी सॉलिड को हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड फेज, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन में यार सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंज कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इनमें से रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया, इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज। तो आंसर 1 है, 2 है और 4 है। इसका साक्षात आंसर डी लिखा है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार देखो, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो तुम लोग, जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो, आपको खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी उतनी मैच्योरिटी लेवल पे आ ही नहीं पाए हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है हम बड़े हो गए हैं, क्यों? पापा मम्मी की हाइट से मैच कर रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है हम बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है बेटा। पहले दिन भी तुमको यही बात करी थी और आज भी यही कहूंगा कि जितनी शिद्दत से आपने ये देखा क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या तुमने उतनी शिद्दत से पढ़ने की, उसको रिवाइज करने की कोशिश करी? बहुत बच्चों के कमेंट्स, बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं कि सर मेरे को ना, मैंने श्योर बैच नहीं लिया था, श्योर बैच में नहीं पढ़ा, क्या शक्ति बैच से हो जाएगा? सर मैंने शक्ति बैच का भी मेरा छूट गया है, मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, सर अब बताइए इसको ओवरकम कैसे करें? सर अब तो कुछ 20-25 दिन बाकी रह गए, महीना भर बाकी रह गया, 10 दिन बाकी रह गए हैं, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें? अरे भाई क्या करो, क्या करोगे? अच्छा क्या करोगे? हम ऐसा कोई मंत्र बता देंगे? हम कौन है? हम सागर बाबा हैं? या कोई भी टीचर तुम्हें क्या बता देगा यार? अभी तुरंत घंटी बजेगी दिमाग की, तुरंत हाउ टू फोकस इन स्टडीज यूट्यूब में खोजने लग जाओगे, संदेश महेश्वरी की वीडियो देखने लग जाओगे, हाउ टू गेट फोकस या हाउ टू कंप्लीट द कोर्स इन 10 डेज, इन लास्ट 20 डेज। इससे थोड़ी ना कुछ होता है। 10 वीडियो पड़ी हैं और ये तुम ही लोगों के लिए बेटा, व्यूज बढ़ाओ तुम लोग, और कुछ नहीं हो सकता। ये तुम लोगों के लिए भाई। एक आध बार चलो देख लिया, एक जायज वीडियो देख ली, तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ यार इस पर्टिकुलर टीचर ने इस रिस्पेक्ट पे ये बात करी है, उसको फॉलो करो। एक बार देखना उचित है। ये थोड़ी ना कि हर दूसरे दिन लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी, फिर अब यार 5 दिन तो पढ़ा नहीं, अब ऐसा करते हैं 10 दिन बचे हैं, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी देखते हैं। वो 10 दिन भी नहीं पढ़े, अब ऐसा करते हैं भाई 2 दिन बचे हैं, अब देखते हैं हाउ टू कंप्लीट फुल एनडीए सिलेबस इन लास्ट 48 आवर्स। इससे थोड़ी ना कुछ होगा यार। पढ़ो पढ़ो, एक बार नहीं आ रहा दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आ रहा तीसरी बार पढ़ो, वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा 10 बार रिकैप करके देखो, बार बार देखो। कभी कभार होता है कोई टॉपिक्स होते हैं, कोई चीजें होती हैं, जब हमने भी पढ़ी थी तो हमको भी नहीं आती थी, लेकिन तब यूट्यूब थोड़ी ना था। टीचर से एक बार पूछते थे, 2 बार पूछते थे, तीसरी बार उसकी डर की वजह से समझ लेते थे, पता था बेटा चौथी बार गरिया देंगे। तुम्हारे पास तो इतनी सहूलियत है यार, इतने काइंड टीचर्स आपको मिले हुए हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, 1.75x ले जाओ, 0.5x में ले जाओ। अब आप में से कितने बच्चे हैं, लेक्चर खत्म, अभी लेक्चर डाला है, कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी गुड लेक्चर सर, वेरी बैड लेक्चर सर। पता नहीं भाई 5 मिनट के अंदर तुमने लेक्चर कैसे देख लिया? 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे का कुछ भी लेक्चर है, तुमने 5 मिनट में खत्म कर दिया। हम बहुत ताज्जुब रहते हैं, कभी कभार हमें समझ में नहीं आता कि यार ये इनके पास क्या ऐसी टेक्निक होगी। तो हमने क्या किया, एक बार वीडियो 2x में चलाई 1 घंटे की, यार उसको भी खत्म होने में टाइम लगा, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आया हमको। अगर हम 2x में भी चलाएं तो ये वीडियो इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी कि तुम लोग 5 मिनट में थैंक यू सर, सर ये चीज नहीं समझ में आई। अभी हमने कहा भाई तुमने देख कैसे लिया? क्या करते हो, स्किप करके देखते हो क्या? बिना नोट्स बनाए देखते हो क्या? इसीलिए बैकलॉग क्रिएटेड है, इसीलिए अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर हाउ टू क्रैक एनडीए।
अरे यू विल क्रैक एनडीए। आप ही में से कुछ बच्चे हैं जो एनडीए क्रैक करेंगे और करते आए हैं, तो आप भी हो सकते हैं ना वो। बट ये ऐसे बैठकर, ये ऐसे शक्ल तानने से थोड़ी ना कुछ काम बनेगा। तुम्हारे पास क्या है? तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है, पेन उठा, कॉपी उठा, तना ना 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 ना। ये बैकग्राउंड म्यूजिक इस जानबूझकर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा तुम इस चीज को रिलेट कर पाओ, जोश पैदा करो अपने अंदर, जोश जोश। ये नहीं कि सिर्फ बस पूछने भर का कि हाउस द जोश, हाई सर, ऐसा नहीं। सिर्फ बोलने भर का हाई नहीं होना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सर माय माय मार्क्स, माय सिलेक्शन विल स्पीक टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर आंसर। अभी मैं हाई नहीं बोलूंगा। तब होता है जज्बा असली, तब असली जज्बा दिखता है तुम्हारा। समझे? क्या समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो देखो जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए, 2012 का क्वेश्चन है बेटा, कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो उसमें तुमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स पहचानना है। पहले एक स्टेटमेंट पढ़ो, उसको ट्रू फॉल्स मार्क कर लो, स्टेटमेंट टू पढ़ो, उसको ट्रू फॉल्स मार्क कर लो, और कहानी को आगे बढ़ाओ, खत्म कर दो। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। देखो भाई खेल गया तुम्हारे साथ, क्योंकि जब वो ब्लैक में कन्वर्ट होता है तो उसके केमिकल फॉर्मूले में बदलाव आता है, CuO की वजह से होता है, CuSO4 की वजह से नहीं होता है। तो यानी कि ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये सर केमिकल चेंज है। ये गलत लिखा है इन लोगों ने सर, गलत बात। इट इज अ केमिकल चेंज, ये गलत लिखा है यानी कि ये फॉल्स है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा आंसर डी मार्क कर देना है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। एक बार पढ़ भी लो यार, ऐसा ना करो, है ना। अ चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल चेंज का मतलब यह है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, और केमिकल चेंज का मतलब वो है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो। तो यही तो चिल्लाता आ रहा हूं मैं इतनी देर से, और क्या कर रहा हूं। तो ये तो ट्रू है ना भाई। नेक्स्ट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2012 में फिर से पूछ रहा है, जरा देखना। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर्स व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। व्हाइट व्हाइट की बात कर रहा है, मतलब ब्लू कलर नहीं है, ये बात तो निश्चित है, ये बात तो तय है। अब कह रहा है ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट। बिल्कुल सही फैक्ट बोल रहा है। जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में था तब उसका कलर था, जब उसका हाइड्रेटेड फॉर्म लॉस्ट हो गया, वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, वो सूखा हो गया, उसका कलर चला गया। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ऐसा ऑप्शन कहां है? और एक बात ये भी कि 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट वन। तो आंसर ए रहेगा कि नहीं रहेगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? भाई जी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की खोपड़ी घूम जाती है कि यार ये तो हमारे डे टू डे लाइफ पे क्वेश्चन आ गया है, और हम ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन को बेटा जरा ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या होता है मिल्क के अंदर? कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड, जो कि ब्रेक डाउन होती है। मिल्क के अंदर कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड, जो कि ब्रेक डाउन होती है और थोड़े से सॉलिड फॉर्म यानी कि कर्ड में फॉर्म हो जाती है। अब जो कर्ड होता है, कर्ड को क्या वापस से दूध बना सकते हो? मम्मी हम बाजार से दही लाएं, अब जादू करते हैं दूध बनाते हैं इससे? नहीं कर सकते हो। दूध से दही बना सकते हो, दूध को फाड़ दो, दही बन जाएगी, पनीर बन जाएगा, मीठा दही, खट्टा दही। तो रिवर्स प्रोसेस इसका पॉसिबल नहीं है। कर्डलिंग ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ
chemical change. You can't reverse this process because in the milk lactic acid is present which breaks down to give a curd. Ripening of fruits. राइपनिंग मतलब पहले कच्चा फ्रूट था फिर पका हुआ फ्रूट हो गया, जैसे कच्चा केला पक्का केला, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, तो कच्चा केला कैसा होता है? टाइट होता है, टेस्ट में अजीब सा होता है, टाइट होता है, हरा हरे कलर का होता है। लेकिन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बाद वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब अभी आप गूगल में सर्च करो तो एक आपको तुरंत एक ऐसा केला दिखाई देगा जो कच्चा और एक ऐसा जो पका हुआ है, पीले कलर का, खाने लायक, टेस्टी। तो ये क्या है? इसके अंदर जो भी कुछ एसिड वैसिड रहा होगा उसका कुछ ब्रेक डाउन हुआ होगा, यानी कि कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इवन बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गिव CO2, ये क्या है? ये तीनों की तीनों केमिकल चेंजेस हैं। लेकिन इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये फिजिकल चेंज है, इसलिए आंसर सी है। इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, ये जो भी होते हैं वाटर के, वो सारे के सारे क्या है? फिजिकल चेंज होते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज होती है उसमें। नेक्स्ट देखो, कह रहा है सैंपल ऑफ CO2 डेट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस वुड अंडरगो। कह रहा है एक CO2 है, एक CO2 है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है। पहले वो सॉलिड था, सॉलिड से वो लिक्विड हुआ, लिक्विड से वो गैस हुआ। तो कह रहा है अब वो क्या चेंज दिखला रहा है? क्या उसके मास में कुछ चेंज आया है, या उसके डेंसिटी में कुछ चेंज आया है, उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आया है? नहीं यार, कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बात तो गलत कह रहा है यार, फिजिकल स्टेट तो चेंज हो ही रहे हैं। बच्चे पहले दो, मास देख भाई, मैं मास की कोई बात नहीं कर रहा, तो मास कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसकी वॉल्यूम में चेंज जरूर आएगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इट चेंजेस। क्यों? उसकी वॉल्यूम चेंज होगी। भाई जो चीज, पर्टिकुलर चीज, अब जैसे बर्फ है, बर्फ का एक टुकड़ा उठाओ, इतने इतने में आ जाएगा, एक हाथ मुट्ठी में आ जाएगा। अब उसको धीरे धीरे पिघला दो तो पानी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या है? वो तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। गैस और ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगी, तो वॉल्यूम तो बढ़ रही है, डेंसिटी यानी कि बदल रही है। तो यहां पे क्या कह रहा है आपसे, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अ सैंपल ऑफ CO2 दैट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस वुड अंडरगो अ चेंज इन डेंसिटी, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। समझ गए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये भी पढ़ाया है यार, ये तो सेम क्वेश्चन दे दिया क्या? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है। देखो भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन अभी किस सन में आया था? 2013 में आया था, फिर 2016 में यही चीज दोबारा पूछ ली गई है। इसलिए PYQ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे क्या है, एक तो पता चल जाता है कि एग्जामिनर की मानसिकता क्या है, एग्जाम की मानसिकता क्या है, हमें किस तरह से किसी पर्टिकुलर चैप्टर को अप्रोच करना है। क्योंकि अगर तुम फिजिकल और केमिकल चेंज, जो कि पहला ही चैप्टर है, किसी भी बुक में उठाकर देख लो, तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें बड़ा बोरिंग सा लगेगा, तुम कहोगे अरे बच्चों वाली चीजें, इसमें क्या पढ़ना है। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख पा रहे हो, उसका साक्षात्कार कर पा रहे हो आप। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यार ये फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, ये केमिकल चेंज के अंदर पढ़ाया था, HCl एसिड का यूज रहता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। विच वन among the following is not a mixture। अब देखो बेटा, इस वीडियो में, अब मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा पोर्शन में एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का भी लाया हूं, तो ये शुरू हो चुका है। कह रहा है इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, ग्रेफाइट। इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। यार ग्रेफाइट क्या है? इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन ना, नॉन मेटल एंड कंपाउंड्स में पढ़ाया था, भूल गए? ग्लास इज अ मिक्सचर, दो सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। बताना कमेंट में कौन कौन से ऐसे दो सिलिकेट्स हैं जिसका ग्लास मिक्सचर रहता है। स्टील इज एन एलॉय, ब्रास इज एन एलॉय। तो ये B, C, D ये सारे सारे मिक्सचर हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉलिड्स, है ना। तो यहां पे फिलहाल
नॉट अ मिक्सचर हमें बोलना था, नॉट अ मिक्सचर, तो आंसर ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, एयर इज अ एलिमेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। एयर इज अ मिक्सचर सर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस विच आर प्रेजेंट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन में ही रहता है, तो एयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड नेपथलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जितने भी ये प्रोसेस होते हैं ना, डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन, उसमें सब्लिमेशन पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप देख लेना, आपके 2-3 चैप्टर में कॉमन टॉपिक मिल रहा होगा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को जरूर अच्छे से पढ़ें, उसकी छोटी सी ये डेफिनेशन याद रखें, ऐसी चीज जो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो उसमें जैसे अगर आप I2 का एग्जाम्पल पढ़ो, कैम्फर का एग्जाम्पल पढ़ो, नेपथलीन का एग्जाम्पल पढ़ो, तो ये अपने सब्लिमेशन में आ रहे होते हैं। तो जैसे कह रहा है कि NaCl और नेपथलीन को सेपरेट करना है, तो अगर तुमने ये चीज पढ़ी है कि यार ये नेपथलीन तो यार सब्लिमेशन में आता था, तो सीधा सीधा आंसर आप सी मार्क कर देंगे, वरना जूझते रह जाओगे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स दोनों से रिजेंबल करती हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? एलॉय ऑफ अल्कली मेटल? नहीं, कतई नहीं। कोलाइड्स ऑफ मेटल? कतई नहीं। एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? सही है। स्टेटमेंट 1, ग्लास इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू सॉलिड। सही बात कह रहा है, क्योंकि सॉलिड्स के मैंने आपको 2 फॉर्म पढ़ाए थे, एक क्रिस्टलाइन, एक एमोर्फस। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड है, एमोर्फस सुपर कूल लिक्विड है, यानी कि स्यूडो सॉलिड है। तो कह रहा है ग्लास इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू सॉलिड। सही तो कह रहा है, क्योंकि वो सुपर कूल लिक्विड है, वो सॉलिड नहीं है, वो ट्रू सॉलिड नहीं है। ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, और इसीलिए इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा। बट ऑब्वियस है, जब वो ट्रू सॉलिड ही नहीं तो उसका फिर ट्रू या यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड यू कैन से दैट इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। द लेटेस्ट डिस्कवर स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो पुराने हैं, जो बचा वही नया है ना? तो ऐसे प्लाज्मा भी है। नेक्स्ट यहां पर जो लिखा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी है। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंजस्टन इज, ये तो यार बहुत बच्चों वाला सवाल है, जो कि 2015 में आया था। डब्ल्यू, सेंट सेबेस्टियन गार्डन, गोवा। डब्ल्यू के नीचे कितने रुपए हैं? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आ रहा है, मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर कंप्रेसिबिलिटी इज। 2016 का क्वेश्चन है। चिल्लू भर पानी में डुबकी लगा लेना अगर इसका आंसर सही नहीं दिया तो। ठीक है, चिल्लू भर पानी में ठहर जाना। क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्रेशन, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसके अंदर होती है? सबसे ज्यादा किसको दबाया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है? गैस, उसके बाद लिक्विड। सॉलिड आर मियरली इनकम्प्रेसिबल। तो गैस सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। आंसर बी। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at the atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of a solid is an indication of, कह रहे हैं अगर हम किसी चीज को, किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस चीज को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किस चीज का संकेत दे रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, आंसर ए है भाई। किसी के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, उसको उसको तोड़ना, उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा। और किसी के अंदर मान लो वीक है, तो उसको तोड़ना, उसको पिघलाना बहुत आसान होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, वही डिटरमाइन कर रही होती है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर इज ए। When a solid is heated, it directly converts into a gas. This process is called, शायद इस लेक्चर में 3 बार बोल चुका हूं, 2016 में फिर से आ रहा है। आंसर है सब्लिमेशन। तो बेटा
यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर था, यहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आप लोग एनडीए बहुत अच्छे से क्रैक करें, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, पढ़ेंगे तो सब मुमकिन है, नहीं पढ़ेंगे तो बेटा सिर्फ यूट्यूब में वीडियो सर्च करते रह जाएंगे। तो बेटा जुनून से पढ़िए, जोश से पढ़िए, वी आर विद यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।